हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग काम कर रहे हैं क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंथैल्पीज। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंथैल्पीज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताया था। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? वन इक्वलेंट ऑफ एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज विद वन इक्वलेंट वेट ऑफ बेस। जब एक इक्वलेंट वेट एसिड का एक इक्वलेंट वेट बेस को न्यूट्रलाइज करता है तब एंथैल्पी का चेंज 13.7 किलो कैलोरी, जिसका डेल्टा एच माइनस 13.7 किलो कैलोरीज या 57.3 किलो जूल के बराबर होता है। तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जो पिछला, उसमें हम लोगों ने बात किया कि अगर 0.25 मोल HCl और 0.25 मोल NaOH रिएक्ट करता है तो देखिए 1 इक्वलेंट, और HCl और NaOH के लिए इक्वलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में कोई डिफरेंस नहीं है। उस कंडीशन पर अगर 1 इक्वलेंट ऑफ H प्लस और 1 इक्वलेंट ऑफ OH माइनस की जगह 0.25 इक्वलेंट ऑफ H प्लस और 0.25 इक्वलेंट ऑफ OH माइनस रिएक्ट करेगा तो जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो भी अपने नेचुरल अमाउंट का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऐसा मैंने आपको बताया, ठीक है ना। दूसरी बात, अगले क्वेश्चन में हमने कहा कि 0.5 मोल ऑफ एसिड एंड 0.2 मोल ऑफ बेस। तो एसिड और बेस दोनों का अमाउंट वेरी कर रहा है यहाँ पे। तो जब अमाउंट वेरी कर रहा होगा तो उस कंडीशन में क्या ध्यान रखना है, जिसका अमाउंट कम होगा उसके बेस पर होगी कैलकुलेशन। जिसका अमाउंट कम होगा उसके बेस पर कैलकुलेशन होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का अमाउंट जब बराबर बराबर रहेगा तभी तो रिएक्शन आगे चलेगी। एक अगर ख़त्म हो गया तो रिएक्शन आगे कैसे जाएगी? तो जिसका अमाउंट कम रहेगा उसके बेस पर कैलकुलेशन होगी। ऐसी बात हम लोगों ने किया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज व्हेन, calculate the enthalpy change when 50 milliliter, when 50 milliliter, when 50 milliliter 0.01 molar, 50 milliliter 0.01 molar CaOH whole twice, 50 milliliter 0.01 molar CaOH whole twice reacts with 50 milliliter 0.01 molar CaOH whole twice react with 25 milliliter, reacts with 25 milliliter 0.01 मोलर HCl, 0.01 मोलर HCl। ओके, अब यहाँ पे एक लाइन और आगे दिया है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, enthalpy of neutralization for strong acid and strong base. Enthalpy of neutralization for strong acid and strong base is, strong acid and strong base is 140 किलो
कैलोरीज, मतलब वैल्यू चेंज करके दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 140 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक, अब बात देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों एसिड और बेस, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और एक HCl है, तो दोनों का मोलारिटी सेम नहीं होगा, और हमको एसिड और बेस के अमाउंट को एसिड और बेस के अमाउंट को न्यूट्रलाइजेशन में ले जाने के लिए क्या करना होगा, इक्वलेंट वेट में चेंज करना होगा, मतलब दोनों सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी की जरूरत पड़ेगी, दोनों की नॉर्मेलिटी होगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो HCl के लिए तो मोलर और नॉर्मल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, HCl का जो मोलर सॉल्यूशन होगा वही नॉर्मल सॉल्यूशन होगा, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर और नॉर्मल सॉल्यूशन सेम नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाइवैलेंट कंपाउंड है। तो पहला काम हमको ये करना होगा कि दोनों सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करें। तो HCl की तो नॉर्मेलिटी आपको मिल ही जाएगी आसानी से, COOH की भी नॉर्मेलिटी, तो पहले मोलारिटी निकालें, फिर उसकी नॉर्मेलिटी निकालें, फिर जो कम होगा, अगर दोनों बराबर हैं तो बात अलग है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं तो जो कम होगा उसके क्वांटिटी से डिसाइड होगी रिएक्शन में निकलने वाली एंथैल्पी, जिसका अमाउंट कम होगा उसकी क्वांटिटी से डिसाइड होगी रिएक्शन में चेंज होने वाली एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन में करना क्या है। अब बात करते हैं दोनों सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटीज के बारे में। ठीक है, तो कितना HCl के कितने HCl के इक्विवेलेंट कंबाइंड कर रहे हैं उसको हम देखते हैं, है ना। तो HCl का कितना इक्विवेलेंट है वो देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है HCl के लिए, 25 मिलीलीटर 0.01 मोलार HCl। तो नॉर्मेलिटी या इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो क्या हो जाएगा, M इंटू वी कहें या N इंटू वी कहें बाय 1000 कोई फर्क नहीं पड़ता HCl के लिए। NaOH में फर्क, CaOH होल्ट वाइज में फर्क पड़ेगा, लेकिन HCl में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितने इक्विवेलेंट है इस केस को फाइंड आउट कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी कितनी, मोलारिटी कितनी दी है 0.01, तो नॉर्मेलिटी भी कितनी होगी, HCl है तो 0.01 ही होगी। वॉल्यूम कितना दिया है 25/1000, क्योंकि वॉल्यूम 25 में दिया है इसलिए बाय 1000 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाय वी का फॉर्मेट यूज करके जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो इक्विवेलेंट के लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी, तो ग्राम वेट की जगह क्या हुआ, मोलार वेट आपको दिया हुआ है, तो ग्राम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट उधर भी गिवन है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट यहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, तो आगे के फॉर्मूले पर बात करते हैं, कितने इक्विवेलेंट है ये देखते हैं, कितने इक्विवेलेंट है ये देखते हैं। तो क्या आ गया 0.01 इंटू 25/1000, तो कितना 10⁻⁻2, और ये आ जाएगा 10⁻⁻3, तो कितना आ गया 25 इंटू 10⁻⁻5। एसिड के जो इक्विवेलेंट है, एसिड के जो मोल्स हैं, अब यहाँ पे आप मोल्स भी कह सकते हो HCl के लिए, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो कितने हैं 25 इंटू 10⁻⁻5। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, Ca2+ और 2 OH- आयन इसके पास होंगे। अब पहले इसका मोल्स निकाल लो, तो M इंटू वी बाय 1000 कर दो, तो M कितना दिया है, M दिया हुआ है 0.01 इंटू 50/1000, तो इसके मोल्स आ जाएंगे आपके पास, कितने आ गए 0.01, तो एक जीरो से एक जीरो गया,
और ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 2 और ये 10 टू द पावर माइनस 2, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आ गया। 10 टू द पावर माइनस 2 और ये 10 टू द पावर माइनस 2, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 या 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ले सकते हो आप, ठीक है। 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब इस मोलार को क्या करना है, नॉर्मल में चेंज करना है। तो क्या से चेंज होगा, एन फैक्टर कितना होगा 2, एन इंटू मोलारिटी, एन इंटू मोलारिटी से ये नॉर्मल फैक्टर में, नॉर्मेलिटी में चेंज हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो कितना आ गया 10, और 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा। 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वलेंट के आस अब आ गया इक्वलेंट में, क्योंकि दोनों के इक्वलेंट को कंपेयर करना है, ठीक। तो देखो HCl कितना है 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और CaOH होल ट्वाइस की नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, मतलब उसके इक्वलेंट कितने मिल गए आपको 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो दोनों का अमाउंट सेम नहीं है, HCl कम है, तो जो कम होगा उसके बेस पर कैलकुलेट होगी निकलने वाली हीट, जो कम होगा उसके बेस पर कैलकुलेट होगी निकलने वाली हीट। तो 1 इक्वलेंट दोनों का रहता तो कितनी निकल जाती 140। क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया है 1 इक्वलेंट दोनों का रहता तो 140 निकल जाती। अब HCl का कितना है, HCl का जो इक्वलेंट है वो 25, तो फॉर ऐसा लिख सकता हूं मैं, फॉर वन इक्वलेंट ऑफ एसिड, one equivalent of acid and one equivalent of base, one equivalent of acid and one equivalent of base, the enthalpy of neutralization, the enthalpy of neutralization, the enthalpy of neutralization is 140 किलो कैलोरीज, ऐसा क्वेश्चन में दिया था, ठीक है ना, 140 दिया हुआ है क्वेश्चन में। देन फ्रॉम 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 था ना, 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 140, तो इतने मोल से, इतने इक्वलेंट से कितना निकलेगा ये सॉल्व करना था। तो आंसर आ जाएगा दैट इज 0.035 किलो कैलोरीज, 0.035 किलो कैलोरीज। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कैलोरी में मिल जाएगा, तो लगभग कितना 35 कैलोरी, 35 35 calories is the heat evolved during the chemical reaction. तो this is its enthalpy of neutralization, ये इसके न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं। कंबस्टन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, combustion of 1 mole of benzene, combustion of 1 mole of benzene, combustion of 1 mole of benzene, combustion of 1 mole of benzene give water and carbon dioxide, give वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड H2O, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गिव वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज, द एंथैल्पी of reaction, the enthalpy of reaction is,
द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -780 80 किलो कैलोरीज, -780 किलो कैलोरीज, -780 किलो कैलोरीज. For this reaction calculate the heat of reaction. तो calculate heat of reaction, calculate heat of reaction, calculate heat of reaction at constant volume, at constant volume, calculate heat of reaction at constant volume. तो calculate heat of reaction at constant volume, तो constant volume पर heat of reaction calculate करना है. तो constant volume पर heat of reaction क्या होता है, QV equal to delta E at constant volume. पहली कंडीशन क्या ध्यान रखना है, at constant volume, at constant volume QV किसके बराबर होता है, डेल्टा E के बराबर होता है. QV इक्वल टू डेल्टा E, QV इक्वल टू डेल्टा E. ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT. डेल्टा NRT ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा यहाँ पे. डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा EQ प्लस P डेल्टा V रहता है, तो उसकी जगह हो जाएगा डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT, और डेल्टा निकालना है तो ये इधर का डाटा इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा. और यहाँ पे या तो फिर आप इसको देख लो, ये माइनस साइन का है, इसको उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, जो भी आप चेंज चाहें कर सकते हैं उसमें ना. तो ये हुआ आपका फॉर्मूला, पहले तो ये ध्यान रखो. अब बात करते हैं कि रिएक्शन क्या है, क्योंकि हमको डेल्टा एन की भी जरूरत पड़ेगी ना, तो रिएक्शन भी पूरी लिखनी पड़ेगी. इसका मतलब डेल्टा एन की जरूरत पड़ेगी तो पूरी रिएक्शन को भी हमको लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या हो गया रिएक्शन C6H6, बेंजीन का कंबस्चन कितना 7.5 O2 लगेगा, 7.5 O2. तब क्या बनाएगा ये 6 CO2 प्लस 3 H2O, 6 CO2 प्लस 3 H2O, 12 और 3 15 ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, 7.5 O2. ठीक है, ठीक है. तो बेंजीन कैसा है, लिक्विड है. O2 कैसी है, गैस है. CO2 कैसा है, गैस है. और वाटर कैसा है, लिक्विड है. क्योंकि चेंज इन मोल्स हम केवल किसके लिए देखते हैं भैया, केवल गैसेस के लिए देखते हैं. डेल्टा एन इज द ओनली चेंज इन द मोल्स ऑफ द गैसेस. तो डेल्टा एन इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट में कितने मोल हैं, 6 मोल है गैसेस, और रिएक्टेंट में कितने हैं 7.5 मोल्स ऑफ गैसेस. तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1.5 आ जाएगी. डेल्टा एन इक्वल टू कितना आ गया, -1.5. ठीक है, -1.5. तो पहले एक बार हम लोग पूरे स्टेटमेंट को देख लेते हैं. कितना था, डेल्टा एच कितना था, इक्वेशन था हमारे पास डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन आर टी. और डाटास कहाँ पे दिए हुए हैं वो भी देखना पड़ेगा, किलो कैलोरीज में दिए हैं. ठीक है, तो अब देखो डेल्टा एच कितना है, -780 इक्वल टू डेल्टा ई हमें चाहिए, डेल्टा एन कितना आ गया है, प्लस -1.5, आर कितना होता है 1.98, तो 2 के आसपास हो जाएगा. और 2 ले लिया मैंने आर की वैल्यू, कैलोरीज में है ना, कैलोरीज में है इसलिए ऐसा ले रहे हैं, नहीं तो 8.31 होती जूल्स पर केल्विन पर मोल में. और टी कितना था, टी इज अब द रिएक्शन इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 73 और 18 तो 291 आ जाएगा, इंटू 291. ठीक है,
इन पूरे डाटा को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस ही मिलेगा आपको। 1.5 इंटू 2 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 298, तो 1.5 इंटू 2 इंटू 198। अच्छा, वो एक और ध्यान रखना है कि वो किलो कैलोरी में है और ये डाटा सब कैलोरीज में जाएंगे, ठीक है। तो कैलोरीज में जाएंगे तो 1 पॉइंट, देखो आर की वैल्यू के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। 1.98 मैंने रफली 2 रख दिया। 1.98 इंटू 10 टू द पावर -3 कैलोरीज होगा आर का वैल्यू, ठीक है। 1.98 इंटू 10 टू द पावर -3 किलो कैलोरीज में हो जाएगी, किलो कैलोरीज में ये हो जाएगी, ठीक है। लगभग 2 कैलोरी रखते हैं हम लोग। तो एक बार फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो -780 इक्वल टू डेल्टा ई माइनस 1.5 इज द चेंज इन मोल्स, और 1.98 लगभग 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 298, ये पूरा, सॉरी 291 है ना, ये आया 291। 18 डिग्री था तो 291 ही रहेगा, 291, ठीक। अब ये 10 टू दी पावर -3 कहाँ से आया, क्योंकि मुझे उसको किलो कैलोरीज में लिखना है। ये 780 किलो कैलोरीज में दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो जब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा लगभग इसका सॉल्यूशन 10 टू दी पावर -3, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन है 0.8642, तो ये आ जाएगा -0.8642, और ये इधर आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो गया, -780 प्लस 0.8642, तो 780 से स्लाइटली नीचे चली जाएगी वैल्यू, और 779.12 आंसर है। -779.12 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। -779.12 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो ये आपको इसको ध्यान रखना है। एक कैलकुलेशन, हालांकि ये बड़े क्वेश्चन हैं लेकिन सॉल्व हो सकते हैं 1-1.5 मिनट में, अगर प्रैक्टिस होगी तो सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए, और नहीं भी आए तो भी थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस रहनी चाहिए, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग कंबस्चन ऑफ नेप्थलीन, ड्यूरिंग combustion of naphthalene, during combustion of naphthalene C10H8, naphthalene कहा तो C10H8, during combustion of naphthalene at constant volume, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहा है, तो डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एच हो जाता है, क्यू पी इक्वल टू क्यू वी हो जाता है, क्यू पी इक्वल टू क्यू वी, है ना। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम ड्यूरिंग कंबस्चन ऑफ नेप्थलीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम 1228.2 किलो कैलोरी हीट इवॉल्व एट, तो क्या कहा, ड्यूरिंग कंबस्चन ऑफ नेप्थलीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 1228.2 किलो कैलोरीज। During combustion of the naphthalene at constant volume is
to 8.2 किलो कैलोरी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतनी हीट चेंज हो रही है। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज QP इक्वल टू QV डेल्टा nRT, डेल्टा nRT ये फॉर्मूला होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। QP इक्वल टू QV डेल्टा nRT। तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हमें डेल्टा n निकालने की। तो डेल्टा n निकालना है तो रिएक्शन की बात करनी पड़ेगी। तो कितना, C10H8, C10H8। अब इसका कंबस्टन होना है C10H8 का। नेप्थलीन है तो कैसा होगा, सॉलिड होगा नेप्थलीन, नेप्थलीन सॉलिड। 10 तो CO2 के लिए लग जाएगी 20 और 4 24, तो 12 ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड। 12 ऑफ O2 मतलब 24 ऑक्सीजन चाहिए। तो 10 CO2 प्लस 4 H2O, 10 CO2 प्लस 4 H2O। तो ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया, ये गैस हो गया, और ये कैसा हो गया, लिक्विड हो गया। तो मोल्स चेंज किसके, गैसेस के। कितने हैं CO2 के, 10 प्रोडक्ट में 10 और रिएक्टेंट में 12। तो चेंज इन मोल्स कितना आ जाएगा, -2। चेंज इन मोल्स कितना आ गया, -2 आ जाएगा। यहाँ से ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट में कितने CO2 हैं, गैसेस कितने हैं 10, रिएक्टेंट में गैसेस कितने हैं 12। तो चेंज इन मोल्स कितना आ गया, -2। चेंज इन मोल्स आर -2। टोटल जो मोल्स के चेंज हैं वो कितने हैं, -2 है। चेंज इन मोल्स आर -2। चेंज इन मोल्स कितने हो रहे हैं, -2 हो रहे हैं। ठीक है, तो चेंज इन मोल्स कितने हैं, -2। यहाँ तक ध्यान रख लिया। अब फॉर्मूले की बात करते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, QP इक्वल टू QV। तो QP इक्वल टू QV, कांस्टेंट वॉल्यूम पर एनर्जी चेंज कितना है, 1228.2 किलो कैलोरीज। किलो कैलोरीज को 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये कैलोरी में चला जाए। तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इसको, QP इक्वल टू QV। अब डेल्टा nRT, तो कितने मोल्स थे, -2 इंटू R। मैंने अब देखो ये मैंने कैलोरी में चेंज कर लिया है, तो यहाँ मैं कैलोरी की वैल्यू सीधे रख सकता हूँ 1.98 कैलोरी। R की वैल्यू आप रफली 2 रख सकते हो, और 2 रफली 2 रख सकते हो। T कितना था 25, तो 298। 1.98 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर दीजिए इसका। तो ये आ जाएगा ओवरऑल माइनस करने के बाद 2 इंटू 2 डेल्टा N2, कैलोरीज की वैल्यू 2, अप्रोक्सीमेट 2 तो 4 हो गया, और इंटू कितना है, लगभग 300 के आसपास है। तो 1200 के आसपास कुछ आ जाएगा वो डाटा, उसको वहाँ से माइनस कर लीजिए उठा करके। तो ये आ जाएगा आपका 1228, और उस पर 280 के बाद 2 जीरो और आ जाएंगे। तो ये आता है, देखिए टोटल जो सोल्यूशन आएगा वो है 9392 कैलोरीज। और जब किलो कैलोरीज में लोगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 पॉइंटर पे डिवाइड हो जाएगा। तो किलो कैलोरीज में कितना आ जाएगा, ये 1229.392,
ये आ जाएगा आंसर, फाइनल आंसर सॉल्यूशन के बाद। एक बार क्वेश्चन को चेक जरूर करेंगे सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आज फिर थोड़ी सी थ्योरी वाले पोर्शन पर बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, तो अब एंट्रोपी और फ्री एनर्जी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग बात करने वाले हैं हीट कैपेसिटीज के बारे में, वो छोड़ के रखा है मैंने, और बम कैलोरीमीटर भी छोड़ के रखा है अभी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ उन पोर्शंस पर जो थोड़े सिंपल महसूस हो, अच्छा लगे जिसको पढ़ने में, है ना, क्योंकि बहुत ही टिपिकल यूनिट है और बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में। तो एंट्रोपी मतलब वो क्वांटिटी या वो चीज़ जिससे हम डिसऑर्डर को मेज़र करते हैं। जैसे मान लो टेम्परेचर को मेज़रमेंट करना है, आपको किसी चीज़ का टेम्परेचर देखना है तो क्या करेंगे, थर्मामीटर यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। किसको कितना डिग्री बुखार है ये देखना है तो थर्मामीटर लगा लेंगे, ठीक। उसी तरीके से क्या है, किसी सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है, कितनी अव्यवस्था है, उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी, ठीक। तो सिंपली यह बात ध्यान रखेंगे, एंट्रोपी is the measure of disorder. Entropy is the measure of disorder or randomness of the system. Randomness of the molecule, randomness of the molecule, randomness of the molecule, randomness of the molecule of a system, okay। तो एंट्रोपी क्या है, इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम के मॉलिक्यूल में कितना रैंडमनेस है, कितनी अव्यवस्था है, उसका मेजरमेंट है एंट्रोपी, है ना। किसी तंत्र की अव्यवस्था की माप, हिंदी में क्या कहेंगे, किसी तंत्र के अव्यवस्था की माप एंट्रोपी कहलाता है। मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। और हमेशा कैसे चेक होगी, स्टेट चेंज पर। जैसे मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड, आइस अगर सॉलिड से लिक्विड में आया तो लिक्विड में आया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हुआ, और अगर लिक्विड से गैस में गया तो थोड़ा और कम हुआ। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका रैंडमनेस फेज या स्टेट चेंज होने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एंट्रोपी भी बढ़ रही है। तो रैंडमनेस कितना हुआ उसका मेजर है एंट्रोपी, ठीक। तो हमेशा एंट्रोपी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है, ये ध्यान रखेंगे। एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन, क्योंकि स्टेट चेंज होने पर ही पता चलेगा ना। एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, और एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, यस। एंट्रोपी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो 2 पॉइंट और ध्यान रख लीजिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन है। हमेशा स्टेट के चेंज होने पर ही कितना रैंडमनेस कम हुआ या बढ़ा वो पता चलेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप ध्यान रखो, अगर आइस सॉलिड है तो मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन हायर है,
एंट्रोपी कम होगी सॉलिड स्टेट में। जैसे वो लिक्विड स्टेट में आएगा इंटरेक्शन कम हो जाएगा, वेपर स्टेट में जाएगा इंटरेक्शन और कम हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल अव्यवस्थित होने लगेंगे। जैसे गैस में मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, जिसकी जो मर्जी होगी वो वही करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स कम होगा वैसे वैसे डिसऑर्डर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अभी एक बार फिर से बात कर लेते हैं। एंट्रोपी इज व्हाट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ सिस्टम। किसी निकाय में उपस्थित अणुओं की अव्यवस्था का मापक है एंट्रोपी, ठीक। और एंट्रोपी कैसा है, स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है। मतलब स्टेट चेंज करते समय हम एंट्रोपी की कैलकुलेशन पर बात करेंगे। और एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब वो अमाउंट पर डिपेंड करेगा। अमाउंट जितना, जैसे मान लो पानी हम 5 लीटर उबालेंगे तो 5 लीटर वाटर की वेपर्स बनेगी, 10 लीटर उबालेंगे तो 10 लीटर की वेपर्स बनेगी। मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा रैंडम होंगे उतनी एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये जिस पे हमने बात किया। तो अब थोड़े से एग्जांपल्स पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो पिछले बार पूरे इस यूनिट से, इतने बड़े यूनिट से जिसके लिए हम लोग 10-12 लेक्चर 13 लेक्चर लगा रहे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा था एंट्रोपी पे, है ना। और क्या पूछा, देखो क्वेश्चन भी क्या था मैं आपको बता दूं। Cl2 कन्वर्ट हो रहा है Cl में, तो बताइए एंट्रोपी पे क्या चेंज होगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट 20, है ना। नीट 20 में ये क्वेश्चन आया कि अगर Cl2 Cl में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर से कहाँ जा रहा है, एटॉमिक में जा रहा है। नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ेगा और गैस स्टेट में है और दोनों एटम अलग अलग हो गए तो डिसऑर्डर और बढ़ जाएगा। तो एंट्रोपी इज इंक्रीज फॉर द सिस्टम, इस सिस्टम के लिए एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लास्ट ईयर। बट हमें पहले से तो पता नहीं रहता ना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसलिए सब कुछ करना कंपलसरी है, हमारे लिए बात जरूरी है, ठीक है ना। बट ये क्वेश्चन आया सिंपल सा लास्ट ईयर। तो Cl2 अगर एटोमाइज होगा, एटम में चेंज होगा, अभी ये Cl2 मॉलिक्यूल है तो दोनों मिलकर एक हो गए हैं, अब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हुए मतलब कहीं ना कहीं उनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, कहीं ना कहीं रेंडमनेस बढ़ी उनके बीच, ठीक है। तो सिस्टम का रेंडमनेस बढ़ा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इस सिस्टम के लिए। तो एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी इस सिस्टम में Cl2 गैस अगर Cl एटम में चेंज होगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिख लेते हैं पहले, फिर आगे एंट्रोपी पर बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बात कर लिया कि मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी, ठीक है। पहली बात, मोर द डिसऑर्डर और रैंडमनेस और मोर एंट्रोपी। जितना रैंडमनेस बढ़ेगा उतनी एंट्रोपी, जितनी अव्यवस्था ज़्यादा होगी उतनी एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। मोर द रैंडमनेस मोर द एंट्रोपी। जैसे मैंने कहा, व्हेन sugar dissolve in water, what happens then? sugar molecules freely rotate in water। तो शुगर के मॉलिक्यूल जब पानी में घुलेंगे, अलग अलग हुए, जैसे एक क्रिस्टल था उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है, सारे मॉलिक्यूल क्या हुआ, अलग अलग हुए, तो अब कैसा आनंद के साथ घूमने वाले हैं, ठीक है। और जब आराम से रोटेट करने वाले हैं, आराम से वो फ्रीली रोटेट करने वाले हैं, घूमने वाले हैं,
तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो व्हेन शुगर डिसॉल्व इन वाटर द शुगर मॉलिक्यूल्स आर फ्रीली रोटेट और फ्रीली मूव भी कह सकते हैं हम, फ्रीली मूव इन वाटर। अगर अच्छा टर्म नहीं लगे तो ऐसा कह सकते हैं, फ्रीली मूव इन वाटर। द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज, तो उस समय शुगर सॉल्यूशन की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। शुगर सॉल्यूशन की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब अगली बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो शुगर के मॉलिक्यूल्स अगर डिसॉल्व होने के बाद फ्रीली रोटेट करेंगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। शुगर सॉल्यूशन की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, देखिए, जब क्लास टीचर क्लास में आया, देन व्हाट हैपन्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर साइलेंट, सभी बच्चे क्या होगा, शांत हो जाएंगे। देन व्हाट हैपन्स, एंट्रोपी ऑफ द क्लास डिक्रीजेस, तो क्लास की एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मान लो टीचर क्लास से बाहर गया तो सभी बच्चे क्या करेंगे, शोर मचाएंगे। दैट टाइम व्हाट हैपन्स, एंट्रोपी ऑफ द क्लास इंक्रीजेस। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। आइस टू वाटर, वाटर टू वेपर्स, कब सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, द एंट्रोपी ऑफ water molecules, the entropy of water molecules are minimum in ice than in liquid, and maximum in वाटर वेपर्स, मैक्सिमम इन वाटर वेपर्स। और जब वो वाष्प में होगा, वेपर स्टेट में होगा, तब एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर वाटर की बात करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, तो आइस के केस में एंट्रोपी सबसे कम वाटर मॉलिक्यूल्स की। देन लिक्विड वाटर में सेकंड नंबर पर, मतलब आइस से थोड़ी ज़्यादा एंट्रोपी। और वेपर स्टेट में जब जाएगा, वाष्पावस्था में जब जाएगा, तब एट द टाइम इट्स एंट्रोपी इज मैक्सिमम, तब उसकी एंट्रोपी अधिकतम होगी। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। तो कोई भी सॉलिड जब सॉलिड स्टेट में है तो एंट्रोपी मिनिमम, लिक्विड स्टेट में आया तो उसकी एंट्रोपी थोड़ी बढ़ेगी, और अगर वेपराइज हो गया तो एंट्रोपी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगली बात करते हैं। When moles of gases increases in the system, moles of gases increases in the system, entropy increase। अब यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो, जैसे मैंने Cl2 को Cl में चेंज किया तो 1 से 2 हो गया, तो मोल्स बढ़ गए, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक है, व्हेन मोल्स ऑफ गैसेस इंक्रीजेस इन द सिस्टम, अगर सिस्टम में गैसेस के मोल्स का नंबर बढ़ रहा है तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखो, जैसे मैंने कहा 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड, अगर हमने इसको हीट किया तो क्या बनाएगा, Hg
कैसा एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में, Hg लिक्विड प्लस O2 गैस। तो यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल का नंबर इस सिस्टम में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रिएक्टेंट साइड पर एक भी नहीं था, प्रोडक्ट साइड पर एक गैसियस मॉलिक्यूल आ गया और Hg भी लिक्विड स्टेट में चले गया। तो ओवरऑल एंट्रोपी क्या हो जाएगी, सिस्टम की बढ़ जाएगी। तो इस रिएक्शन में एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे हमने कहा Cl2 गैस से 2Cl गैस, तो इस सिस्टम में मोल्स का नंबर 1 और यहाँ पे मोल्स का नंबर 2, तो क्या हुआ अल्टीमेटली, एंट्रोपी इंक्रीज। तो गैसेस मोल्स का नंबर बढ़ने पर किसी सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज, सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगला एग्जांपल लेते हैं। मैं बहुत सारे एग्जांपल पे इसीलिए काम करना चाहता हूँ यहाँ, ताकि कोई भी चीज़ आपसे रॉन्ग ना हो। अगला रिएक्शन मैं आपके लिए लाया हूँ, देखिए NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl, अमोनिया प्लस HCl, this one is gas, this one is gas. Now after the reaction it forms ammonium chloride solid. What happens in the reaction, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो गैसेस से कहाँ जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है। इट मीन्स moles of gases decreases, moles of gases decreases, गैस के मोल डिक्रीज हो रहे हैं। तो क्या होगी अल्टीमेटली, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, हमेशा कैसे निकालते हैं डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय डेल्टा एस, मतलब चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, change in entropy is always calculated by entropy of product delta S, तो S product minus S reactant, S product minus S reactant, S reactants, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी से इसको हम निकालते हैं। और मैथमेटिकली एंट्रोपी को हम ऐसा शो करते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, क्योंकि स्टेट चेंज है, स्टेट फंक्शन है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय क्यू reversible by T, where Q is the latent heat of fusion or vaporization, latent heat of fusion or vaporization मतलब वाष्पन या गलन की गुप्त ऊष्मा है। Q is the latent heat of fusion or vaporization, ये वाष्पन या गलन की गुप्त ऊष्मा है। तो Q हो जाएगा आपका हीट जूल्स पर केल्विन, और टेम्परेचर जूल्स पर मोल, और केल्विन में हो जाएगा टेम्परेचर। तो यूनिट हो जाएगी, यूनिट फॉर एंट्रोपी, यूनिट फॉर एंट्रोपी, एंट्रोपी का यूनिट हो जाएगा जूल्स पर केल्विन पर मोल, जूल्स पर केल्विन पर मोल, और किलो जूल पर केल्विन पर मोल, किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, जूल्स पर केल्विन पर मोल इज द यूनिट फॉर एंट्रोपी। और जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे उन सब की एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। मतलब जैसे आइस वाटर में आया तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मैं ऐसा एक लाइन और लिख देता हूँ, फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस,
एंट्रोपी इज पॉजिटिव। जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव आएगी। जैसे आइस, आप एग्जांपल से ध्यान रखिए, जैसे आइस अगर आपने बाहर रख दिया तो अपने आप लिक्विड में चेंज होने लगेगी और एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है। जबकि इसकी वैल्यू ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों में होती है। लेकिन स्पॉन्टेनियस की एक कंडीशन बताया मैंने, अब जैसे पानी है वो अपने आप बर्फ़ में नहीं जाएगा, आपको टेम्परेचर लो करना ही पड़ेगा तभी वो बर्फ़ में जाएगा। ठीक, तो अगर पानी का बर्फ़ में जाना है तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि डिसऑर्डर कम हो रहा है। लेकिन अगर बर्फ़ है तो अपने आप पानी में आएगी। तो नेचुरल फिनोमेना हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी, ये ध्यान रखना है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद एंट्रोपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इसके बाद फ्री एनर्जी के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी से जल्दी ये यूनिट आ जाए, कवर में पूरा कवर हो जाए। ओके।